माननीय मुख्यमंत्री मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बारिशों के नौजवान साथी किसान भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक वीरेंद्र यादव जी को, जिन्होंने अपने पिताजी के इस कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है। यादव वीरेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव वीरेंद्र यादव जिंदाबाद। यहाँ पर जितने भी मंच पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम यादव जी से लेकर के मंत्री ओमप्रकाश जी और बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन भर कैलाश यादव जी के साथ काम किया होगा। यहाँ मंच पर बैठे लोग वो हैं जो जमीन में भी साथ रहे, सदन में भी साथ रहे और राजनीतिक लड़ाइयों में, आंदोलनों में भी वो साथ रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में जहाँ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने में आया हूँ, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं एक एक नौजवान का, एक एक माता बहनों का, यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं वो सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वैसे तो हम और आप सब लोग जब हमारे बीच नहीं रहे तो हम सब लोग उनके परिवार से मिले हैं। जगह जगह अपनी तरीके से हम लोगों ने याद किया है, श्रद्धांजलि देने भी हम लोग पहुंचे हैं। हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके ना रहने पे जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम हैं, उनमें भी हम और आप लोग शामिल हुए हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और हम आप में से जितने लोग हैं, समय समय पे हम लोगों ने चीजें जानी है, समझी और पढ़ी है कि जो इस धरती पर आता है उसको जाना होता है। जो इस धरती पे जन्म लेगा उसे एक न एक दिन हमें आपको छोड़ करके जाना है। हम आप लोग जितने लोग हैं, ये सबसे बड़ा कड़वा सच है कि हम लोग जन्म लेकर के और एक न एक दिन जाएंगे। कैलाश जी ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के सुख दुख में रहे होंगे। समय समय पे आपने उनसे अपनी जो भी समस्या रही होगी कभी न कभी कहा होगा, जो अपने स्तर से वो मदद करते रहे होंगे, उन्होंने मदद की होगी। संघर्ष करके जमीन से जहां वो खुद आगे बढ़े, उन्होंने अपने साथियों को भी आगे बढ़ाया। विधानसभा से लेकर के मंत्री पद तक पहुंचे। जो कुछ उन्होंने जोड़ा बनाया वो समाज के लिए बनाया। मुझे खुशी है कि जब हम लोग मिले थे एक बार पहले भी श्रद्धांजलि के लिए, लेकिन आज जब हम लोग याद कर रहे हैं उनको, तो वो जहां भी होंगे, जहां भी इसे भी देख रहे होंगे, जरूर हमें और आप सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। हम लोगों ने बहुतों को खोया है। यहाँ पर मंच पे बैठे लोग, कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को कभी न कभी खोया हो। सामने बैठे लोग हैं, आप भी अगर याद करते होंगे तो हम लोगों ने बहुत खोया। जब मैं मुख्यमंत्री था, मुझे याद है
एक दिन सूचना मिली कि दादा नहीं है, रामगढ़ दादाजी नहीं रहे। यहाँ के वो गांधी थे, और जब मैं पहली बार उससे मिला था और जब आखिरी बार मिला, उनका केवल चिंतन वही था, समाजवादी। वो भी हमें छोड़ के चले गए, कैलाश जी छोड़ के चले गए। बहुत सारे हमारे नेता हैं, हमने आपने उन्हें जाते हुए खोते हुए देखा है। अभी कुछ दिन पहले जब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे और जिस समय वो बीमार थे, अस्पताल में थे, बहुत सारे लोग मिले जाकर थे। बहुत से लोगों ने न जाने कितने तरीके से दुआएं की, पूजा पाठ किया। हम लोग उनके साथ थे, बेहतर से बेहतर इलाज, अच्छी से अच्छी दवाइयां, जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया, लेकिन वो हमें छोड़ करके चले। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं, जब हम रामगढ़ दादाजी को याद कर रहे हैं, इस जगह जहां पर प्रतिमा लगी कैलाश जी की, उन्हें याद कर रहे हैं, नेताजी को याद कर रहे हैं। जो कुछ विकास दिया वो अलग चीज है, हमारे दुख सुख में वो शामिल है, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बड़ी विरासत में अगर कोई चीज हमें आपको सबको मिली है तो वो ये समाजवादी आंदोलन, जो सब लोग मिलकर के हम लोगों को लेके गए। और जब कभी हम लोग याद करते होंगे, वो जहां भी होंगे, जिस जगह भी रहते रहे होंगे, हमें नहीं पता कि आदमी के जाने के बाद, इंसान के जाने के बाद वो कहां चला जाता है। अलग अलग तरह के लोग जो धर्म से जुड़े हैं, परंपराओं से जुड़े हैं, उनके अपने तरीके हैं, लेकिन हम ये मानते हैं जहां भी होंगे वो हम लोगों को, समाजवादियों को कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे होंगे। और जो समाजवादी आंदोलन को लेकर के आए हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है इस आंदोलन को और आगे ले जाने का काम करें। नेताजी अमर रहे। हम आज खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर वीरेंद्र आज विधायक हैं तो ये अपने पिताजी का ही अंश है। पिताजी है जो इन्हें सब कुछ देके गए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। ऐसे भी हमारे साथ में जो लोग अपने आने वाली पीढ़ी को देकर के जा रहे हैं। आज जो हमें लाल टोपी मिली है और अगर काली सब्जी पहन करके राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मौके पर कह सकता हूँ, नेताजी ने हम लोगों को दिया और नेताजी की वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं। जीवन के बारे में हम लोग याद करेंगे, न जाने कितने स्मरण हैं, न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत कम समय के लिए रहा। जब मैं सरकार में था, कैलाश जी मंत्री थे, जो कोई भी बात को लेकर के आते थे, फैसला लेकर के हम तक आते थे। हमने कभी भी उनके फैसले पर कोई बात नहीं रखी होगी, जो उन्होंने कहा वही हमने स्वीकार कर लिया। वो पंचायती राज मंत्री भी बने, सर्वे करना कौन सा आरक्षण होगा, क्या होगा, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता प्रहलाद यादव जी बैठे हैं, वो जानते होंगे कितना मुश्किल काम होता है। कौन सी जगह को क्या बना दे, क्या आरक्षण हो जाए, किस वार्ड को कैसे बना दे, ये जमीनी राजनीति वही जानता है जो जमीन पर रहता है। और मैं समझता हूँ कैलाश जी जब थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो भूमिका निभाई कि कहीं भी किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लगा पाया। बहुत सारे उन्होंने काम किए होंगे, सड़कें, पुल या और जगह हम लोगों से मदद देते रहे होंगे, लेकिन आज मैं देख सकता हूँ मैदान भरा दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे हैं। और कई हमारे साथी तो 11 बजे ही चल दी होंगे घर से, और पहले चल दी होंगे। शाम हो गई, ये बहुत दूर से आए हैं, ये हमारे 9 बजे चलती होंगे, 9 बजे चला तो आज अभी कितना समय हो गया सोचिए। लेकिन ये गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती है,
ये समाजवादी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने का जज्बा दिया है। इस धरती से पैदा हुए लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। हम चाहे उस्मान जी को याद कर लें या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीर को याद कर लें, ये धरती वो है। और नेताजी के आह्वान पर, समाजवादियों के आह्वान पर यहाँ के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया। इस बार तो हालांकि ये गाजीपुर में पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था, तब भी यहाँ पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले। जब मैं यहाँ पर सभाओं में आया था, चुनाव की सभाओं में मैं जब यहाँ आया था, यहाँ पर लोग सुनना नहीं चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। मंच रहा होगा, मंच से दूरी खत्म कर दी थी यहाँ के मेहमानों ने, मुझे याद है। और केवल गाजीपुर में नहीं, उस चुनाव में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखिरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में देखा था कि अगर कहीं चुनावी सभा समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब नहीं। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार को केवल समाजवादी बना सकते हैं। जनता के बीच अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। ये सरकार तो है नहीं, सरकार क्या है? ये सरकार सोचो, ये तो सरकार है। अभी दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है, हालांकि 14 तारीख जो फरवरी की होती है बड़ी अलग तारीख है। इसको मैं पीढ़ी की दुनिया मालूम, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पूछेंगे मैं क्यों 14 तारीख की बात कर रहा हूँ। ये जो 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली वालों ने लिया है, लखनऊ वाले पता नहीं मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। फैसला दिल्ली से हुआ है। पत्रकार साथी वो जो चिट्ठी निकली वो सही है कि नकली है? जब मैंने उसको पढ़ा पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हर दिवस मनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी को लेकर के तो इसका पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। कैसे लोग ये बताओ? ये लोग मोबाइल चलाने वाले को समझ रहे होंगे। ये पता नहीं कौन से ट्रेन में कहाँ इन्हें मित्रता भी करनी नहीं आती। इन बीजेपी के लोगों को मित्रता भी करनी नहीं आती।
और कभी कभी हम और आप लोग अगर डॉक्टर साहब को दिखाने जाएं और डॉक्टर हमारा आपका ब्लड टेस्ट करने या कोई जानकारी करें तो कभी कभी कहते हैं कि आप में इस विटामिन की कमी है। अगर मान लीजिए कोई विटामिन की कमी है तो डॉक्टर साहब आपको विटामिन की गोली दे देंगे, दवा दे देंगे, इतने दिन खाइए आप, उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे गांव के लोग जरूर जानते होंगे, अगर हम आंकड़े निकलवाएं पीएससी और सीएससी अस्पताल के, क्योंकि हमें गोरखपुर का सरकार ने एक सिस्टम लगवाया कि आखिरकार पीएससी और सीएससी में किस लिए लोग आते हैं। तो जब जानकारी मिली तो ये जानकारी मिली कि लोग आखिर अक्सर बहुत छोटी छोटी बीमारी को लेकर के आते हैं और पीएससी सीएससी में पहुंच करके जो गरीब है गांव वाले वापस नहीं जाते जब तक उन्हें दवा न मिल जाए। हम एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, इसलिए वो कंप्यूटर लगा करके जानकारी हासिल कर रहे थे। अगर वहाँ सबसे ज्यादा लोग आते थे तो लोगों को शिकायत रहती थी कि उन्हें कमजोरी की दवा चाहिए, कमजोर है वो लोग, या बुखार है उन्हें, या विटामिन ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, एक कमी नहीं है, इनका विटामिन ओवर हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला सोचिए आप। एक समय नहीं वो गलत समझ रहे, विटामिन ए मतलब जो उद्योगपति है। एक समय पर याद होगा आपको, इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोटबंदी होने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। वो याद कीजिए वो समाजवादी सरकार की। और उस समय चुनाव में जहां भी हम लोग जाते थे यही बात कहते थे कि रुपया बंद होने से रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद कीजिए किस समय की बात है। और आज कितने साल हो गए, बैंकों में पैसा भर गया, बैंकों में पैसा भरता चला गया और इन्होंने न जाने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई कि कुछ उद्योगपति न जाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। और मुझे लगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थनीति ऐसी है कि भारत का उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। मुझे लगा कि हो सकता है वो उद्योगपति दुनिया का नंबर 1 पहुंच जाए, क्योंकि नंबर 2 तक पहुंचने तक कोई उसे ज्यादा समय नहीं लगा। सोचो कहां भारत जो गरीब देश है, हमारे अगर आंकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं, जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, पर्याप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे, भ्रष्टाचार जहां चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जहां चरम सीमा पर है, महंगाई का ये आलम है, कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो, बिजली महंगी, खाद महंगी, डीएपी महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। और उसके बाद बताओ हमारे देश का उद्योगपति नंबर 2 पर, और हमें लगा कि वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा, और जब नंबर 1 पर पहुंच जाएगा तो बीजेपी हो सकती है उसी उद्योगपति के नाम पर हमसे आपसे वोट मांगे और लोकसभा का चुनाव करे। लेकिन सोचो हिसाब किताब कैसा हुआ इस बार। जो 2 नंबर पे था वो पता नहीं कहां पहुंच गया, गाजीपुर में खाता ना खुली, कहां पहुंच गया। मुझे तो ये लगता है कि जो 7-8 महीने सरकार के बचे कहीं कोई ऐसा हिसाब किताब न बनाए तो फिर ऊपर आ जाए। सोचिए
ये सरकार की कमी है या सरकार का फायदा है? कौन सी विटामिन मिल रही है जो ए भागता जा रहा है ऊपर? कोई तो होगी बात। और क्या खोखलापन था कि किसी की एक रिपोर्ट आने के बाद वो 2 नंबर से कहां चला गया। ये जो वैल्यूएशन है, जो आंकड़े हैं, आंकड़े नीचे ऊपर हुए हैं, लेकिन न जाने कितनों ने रुपया खोया है। हम और आप नहीं जानते कि उन्होंने रुपया खोया होगा। हम और आप तो अखबार में केवल कुछ संस्थाओं का देख रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं, LIC जिसमें हमारा आपका पैसा है। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा या जानकारी में न होगा जिसने LIC में कोई न कोई किस्त न दी हो। LIC हमारा आपका गरीबों का पैसा, वो पैसा लगा दिया उसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लग गया और बैंकों का पैसा लग गया। हम ये जानना चाहते बीजेपी के लोगों से, जब सरकार इनकी बनी थी, किसी अधिकारी ने कोई फैसला लिया और उसने बिजली विभाग के प्रोविडेंट फंड का पैसा एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया, DHFL में। वो DHFL कंपनी डूब गई। इन बीजेपी के लोगों को दिखाना था कि बहुत ईमानदार सरकार है। उसने उन सभी लोगों को जेल भेज दिया। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइवेट कंपनी डूब जाए तो जेल भेजा जाता है। हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, आज भारत की बैंकों का पैसा और LIC का पैसा डूबा है तो बताओ कौन जेल जाएगा? अगर यूपी में जेल जा सकते हैं तो दिल्ली में जेल क्यों नहीं जा रहे वो लोग? और याद कीजिए आप, यही सरकार के लोग थे जो कहते थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कहीं लूटपाट नहीं होगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा? ये समाजवादियों की देन है 100 नंबर, उसको 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। सरकार ने 100 से 112 किया। हमारी ईमानदार पुलिस को लगा कि उनका भी रेट बढ़ गया। ये है सच्चाई कि नहीं सच्चाई? हमारी आपकी सरकार होती थी, अगर कोई एक बीजेपी एक दिन नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, तो ये हमारे अखबार के मित्र भाई लोग, हमारे अखबार के मित्र भाई लिखते थे कि देखिए कितनी नाकाम सरकार है, कितने नाकाम मुख्यमंत्री के फैसला नहीं ले पा रहे DGP बनाने का। और अगर हमने किसी को अपने DGP बना भी दिया, मान लीजिए उसकी काबिलियत के हिसाब से या उसके किसी और काम की वजह से, तो बताओ आरोप क्या लगता था? ये समाजवादी लोग जात के आधार पर और धर्म के आधार पर फैसला लेते हैं। आज बताओ हमारे पत्रकार साथियों, जुगाड़ के DGP बैठते कि नहीं बैठते? अब ये शब्द है कि सरकारी शब्द क्या होगा उसके लिए, जो परमानेंट ना हो, जिसका तख्ती का नाम नहीं लिखा जा सकता, तो बताओ वो जुगाड़ में तो DGP होगा। न केवल जुगाड़ का DGP है, बल्कि चीफ सेक्रेटरी भी 1 बार कम पड़ता है, 2 बार कम पड़ता है, 3 बार कम पड़ेगा। और आपकी सरकार होती थी तो हर एक चीज का आरोप लग जाते थे। तो सोचिए जो बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए जा रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, हमारे किसान भाइयों नौजवानों घबराना मत, ये MOU कुछ नहीं होते हैं। और मैं आपको सुझाव देता हूँ, और अंदर सच निकले तो बताना, अगर आप अच्छा सूट पहन लें, टाई लगा लें और कहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए तो हो सकता है वो आपसे भी MOU करवा रहा है।
एमओयू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। ड्राई क्लीन करा हुआ सूट और एक बढ़िया टाई लगा के निकलोगे आप। अगर बीजेपी वालों ने देख लिया तो आपसे भी एमओयू करा लेंगे। कुछ काम बगा हम बीजेपी वालों से जानना चाहते हैं, एकदम लगाओ यार, और ये जनता जानना चाहती है कम से कम पूर्वांचल की, एकदम खड़ा जो इंतजार कर रही कि विकास कब होगा। क्योंकि मुझे याद है यहीं पर बीजेपी के बड़े नेता आए थे और बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई तो बताओ। अगर आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ, किसी फसल की आपको सही कीमत मिल गई हो तो बताओ। ये जितने बैठे हैं कहीं ना कहीं खेत है, इन लोगों पर खेती करने वाले लोग भी हैं यहाँ, सब हैं। बताओ धान में लूट पहले हुई कि नहीं हुई, और हो रही कि नहीं हो रही, बताओ हर फसल की। तो ये एमओयू कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमें और आपको धोखा देने के लिए। पहले इन्होंने एक इन्वेस्टर मीट बुलाई थी और उस इन्वेस्टर मीट में बुला करके 5 लाख करोड़ के एमओयू किए थे उन्होंने। 5 लाख करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़ के एमओयू किए थे। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, हिसाब किताब लगाएं, तो अभी जमीन पे कुछ नहीं उतरा। एक बार डिफेंस एक्सपो किया इन्होंने। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो असले बनाती हैं, जो बड़े बड़े जो फौज को चाहिए हमारे असले, आर्म्स या किसी और तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, उसकी बड़ी डिफेंस एक्सपो किया था। हालांकि गाजीपुर में नहीं काम होने की, यहाँ पर कोई टैंक बनाएंगे या गोला बनाएंगे या मिसाइल बनाएंगे। हमारे गरीब बुंदेलखंड की जनता को कहा कि आप वोट दे दीजिए, हम मिसाइल बना देंगे। वहां की गरीब जनता ने वोट दे दिया, मिसाइल आज तक नहीं बनी। वहां मिसाइल नहीं बन पा रही वहां पर। क्या सपना दिखाया मिसाइल बनाने का, और पीछे मुड़कर के देखो तो कहीं जमीन पर कुछ नहीं उतरा। और अब सुना है कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो गए, और एक एमओयू पकड़ा गया अमेरिका की एक कंपनी जिसमें यूनिवर्सिटी एक कमरे में भी चल रही थी, सोचिए। उस पर कई हजार करोड़ का एमओयू करके आ गई मंत्री। जब वहां थक गए विदेश जाकर के एमओयू करके, तो प्रदेशों के बड़े बड़े शहरों में गए एमओयू करने, वहां भी थक गए, जिलों में चले गए। हो सकता है गाजीपुर में भी कहीं ना कहीं उन्होंने मीटिंग की और एमओयू के उद्योगपतियों। गाजीपुर में की थी कि नहीं की थी? साहब जी बता, वो हमारे विधायक जी बता रहे हैं कि यहाँ भी एमओयू साइन हुआ। अरे आप भी सूट वूट पहन के जाते, आपका भी एमओयू हो जाता। तो सोचिए, कहाँ अमेरिका, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ यूरोप, कहाँ ब्राजील, कहाँ मैक्सिको। अगर ब्राजील जाओगे तो 24 घंटे हवाई जहाज से चलना पड़ेगा। बताओ ब्राजील से कोई यहाँ आएगा, भैया और गाजीपुर में इन्वेस्ट करने हैं, कोई लौट आने वाले तो है नहीं, यहाँ पर कोई राज चल रहा हो देशों का। वो अलग बात है कहाँ से आए और कहाँ पर उन्हें आखिरी वक्त गुजारना पड़ा, और कैसे इन्वेस्टमेंट टाइम वाला आएगा। अभी मैं बलिया के व्यापारी परिवार से मिलकर आया हूँ। ये नई तरह का व्यापार चला रहे बीजेपी के लोग। इनके यहाँ बैंकों से नहीं मिल रहा है पैसा, कुछ सूद हो रहे बीजेपी के, पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आते हैं, वो बांट रहे हैं लोगों को। और इतना बांट रहे हैं, इतना वसूल रहे हैं कि अगर कोई एक बार ले ले तो वो बाकी अपने जीवन में नहीं कर सकता। इतना इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, और उसका परिणाम ये हुआ एक नंदलाल गुप्ता ने कुछ सूदखोरों से पैसा ले लिया अपने कारोबार के लिए, व्यापार के लिए। वो लौटा नहीं पा रहा था, वो सूदखोरों ने
इतना डराया धमकाया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और सोचिए आज के समय पर कैसे आत्महत्या की उसने। इन नौजवानों ने देखा भी होगा, फेसबुक पे लाइव कर करके आत्महत्या की। ये बीजेपी के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग एमओयू कर रहे हैं, जो बड़े-बड़े एमओयू कर रहे हैं और सूदखोर घर खाने की जान ले रहे हैं। अभी उसके परिवार ने कहा कि बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर नहीं चला उन पर जो सूदखोर थे बीजेपी वाले। मैंने कहा ये सरकार का बुलडोजर नहीं है, ये बीजेपी का बुलडोजर है। ये बीजेपी का बुलडोजर बीजेपी वालों पे नहीं चलता है, ये दूसरों पे चलता है बुलडोजर। और ये जो बुलडोजर की संस्कृति लेकर के आए हैं, याद रखिए इस सरकार वाले लोग, अगर बुलडोजर यहां चला है तो बुलडोजर बनना बंद नहीं होंगे। हम समाजवादियों के कितने नेताओं को कितना अपमानित किया उन्होंने, झूठे मुकदमे लगे हैं उनके। सही बात। और यहाँ पर जितने कार्यकर्ता नेता होंगे वो महसूस करते होंगे कि इस सरकार में झूठे मुकदमे लगते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ लिखने पर एफआईआर हो गई एक कार्यकर्ता पर, हमें पुलिस हेडक्वार्टर जाना पड़ा। वही पुलिस हेडक्वार्टर जो समाजवादी ने बनाया। दुनिया में अगर पुलिस हेडक्वार्टर देखनी है तो आपके भी पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया। वहां जाना पड़ा क्योंकि कुछ लिख दिया तो उसमें झगड़ा हो गया। बीजेपी वाले कुछ भी लिख सकते हैं, उनके पर कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। अगर समाजवादी लोग लिख देंगे तो एफआईआर हो जाएगी। और जात के आधार पर भेदभाव करते हैं ये लोग, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हमें लोकतंत्र में और संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि जात और धर्म के आधार पर हम भेदभाव करें।